मुकद्दर के लिखे को मानकर मायूस बैठे हो, मुकद्दर के लिखे को मानकर मायूस बैठे हो, इरादे बांध कर देखो मुकद्दर टूट सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1B के 1 से लेकर के 7 तक के सवालों को सभी को बताया था। अब इस वीडियो में हम आगे के जितने भी सवाल हैं उन सभी को एक साथ देखेंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल है आठवां सवाल। 8वें सवाल को शुरू करते हैं आज का खेल। 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल है 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी बताइए। तो यम का मान भी ज्ञात करना है और 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF 18 और 117 का, तो 18 का पहले गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3। 117 आपका 7 1 8 1 9 यानी 3 से जाएगा, तो 3 9 93 हो गया। फिर 3 से जाएगा तो फिर तुम्हारा 31 हो गया और फिर 31 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया इन दोनों का गुणनखंड। अब इन दोनों का HCF देख लेते हैं। क्या HCF क्या होगा? HCF बस ये 3 और एक ये 3 यानी 3 × 3 यानी 9 तुम्हारा HCF होगा। और LCM भी निकालना है, तो LCM हमें किससे निकालना है? LCM हमें किससे निकालना है? LCM हमें फार्मूले से निकालना है, ठीक है। तो अब HCF की वैल्यू को हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, ठीक है। तो 9 = 18m - 117। तो 9 + 117 = 18m। तो m हो जाएगा 126/18। अब ये कितनी बार में जाएगा? हमारे ख्याल से 8 बार में जाएगा। 8 बार में जाएगा नहीं, अब जितनी भी बार में जाए देख लो कितनी बार में जाएगा। 6 3 9 7 बार में जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7, ठीक है। m की वैल्यू 7 आ गई। अब उसके बाद हमें पता चल गया कि HCF इसका 9 है, तो LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि A × B = HCF × LCM। तो A × B का मतलब क्या होगा? 18 × 117 बराबर HCF 9 × LCM। तो LCM बराबर 18 × 117/9। ये हो गया 2, यानी ये हो गया 4 और 2 और 3। तो ये तुम्हारा LCM हो गया, ठीक है। चीजें समझ में आ गई तुम लोग को? HCF दिया हुआ था इस रूप में, कहा था कि HCF में m की वैल्यू निकालिए। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले इन दोनों का क्या किया? अभाज्य गुणनखंड निकाला। अभाज्य गुणनखंड से हमने पहले HCF निकाला। HCF 3 और 3 इन दोनों में कॉमन है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत किया है क्या? ये 3 से जाएगा 117, तो 3 से 3 बार में जाएगा, ये 27 93 39 होगा नहीं है। तो ये 39 हो गया। तो ये तुम्हारा ये 13 नहीं होगा, ये तुम्हारा 13 होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ 13 होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने यहाँ पे HCF निकाल लिया और HCF की जो वैल्यू आई है उसको ले आकर के इस इक्वेशन में रखा। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो 7 निकल गई हमारी, ठीक। और उसके बाद LCM के लिए हमने फार्मूला लगा लिया, A × B = HCF × LCM। यहाँ से हमने इन दोनों संख्याओं का LCM निकाल लिया, ठीक है। तो चलो, ये 8वां प्रश्न हो गया। अब 9वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से। 9वें प्रश्न में क्या बोल रहा है? 9वां प्रश्न है तुम्हारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। संख्या प्रश्न नंबर 9, 6 की पावर n जो है ये क्या कभी 0 पे समाप्त हो सकता है? ये तुम लोग खुद सोच करके देखो कि अगर कोई संख्या 6 की पावर n लिखी हुई है तो इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर m लिख सकते हैं। तो क्या 2 का कोई ऐसा वर्ग संभव है जो 0 पे समाप्त होता हो? कभी भी संभव नहीं है।
तो अगर 2 का कोई वर्ग शून्य पे समाप्त ही नहीं होता है या 3 का भी कोई वर्ग शून्य पे समाप्त ही नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है कि 6 की पावर n जो है वो अभी कभी भी 2 की पावर n जो है ये नेवर टेंड्स टू यूनिट डिजिट पे 0। यहाँ पे यूनिट डिजिट कभी 2 की पावर n में और 3 की पावर n में भी कभी यूनिट डिजिट जो है वो शून्य नहीं होगी, ठीक है। तो जब यह संभव ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि यह भी संभव नहीं है कि 6 की पावर कोई भी n हो, कोई भी संख्या हो वो शून्य हो। जबकि एक और चीज यही डाल दो, देखो 0, 1, 5 और 6 इन चारों संख्याओं की पावर कोई भी हो, इन सबों की पावर n हो, तो इसमें जो यूनिट डिजिट होती है वो इन्हीं संख्याओं पे आके समाप्त होती है। समझ में आया? 0, 1, 5 और 6 पर ही आकर के समाप्त होती है। तो 6 की पावर कोई भी हो लास्ट में 6 पर आके समाप्त होगी, 6 पर, ठीक है, न कि 0 पर, ठीक है। तो इसको तुम लोग अपनी भाषा में लिख लेना। कॉन्सेप्ट क्या लोगे वो मैंने समझा दिया कि कॉन्सेप्ट ये देना है कि इसको 2 गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं और 2 और 3 की कोई भी पावर ऐसी संभव नहीं है जो 0 पर समाप्त होती हो। तो इसीलिए 6 की भी कोई ऐसी पावर संभव ही नहीं है जो 0 पर समाप्त हो, ठीक है। अब चलो 9वां हो गया। अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 ये जो है भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्याएं क्यों है? कोई भी भाज्य संख्या कब होती है? जब उसका गुणनखंड हो। अगर गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या होगी। एक के सिवा अगर उस संख्या का गुणनखंड बन रहा हो तो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 × 11 + 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 13 × 78। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे इस पूरी संख्या का गुणनखंड बन रहा है तो यह जो संख्या होगी वो संख्या जो होगी यह भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 × 6 × 24 और +1, तो 5 गुणे 42 गुणे 24 + 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग, 42 और 24, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 1008। तो ये 5 × 1009 हो गया। तो ये भी जो है ये भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भी जो गुणनखंड है वह बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों संख्याओं का जो उत्तर है वह भाज्य गुणनखंड बन रहा है, अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य होंगी, ठीक है। क्यों होंगी वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। क्यों होंगी? इसलिए होंगी क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो भाज्य है, जो गुणनखंड है वह भाज्य हो रहा है, भाज्य गुणनखंड बन रहा है। अभी 11वां प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं? रवि को तुम्हारे 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ में कहीं पे है सोनिया और रवि, एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, तो दोबारा वो कहाँ पे मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, सोनिया जो है वो 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और ये 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमें बताएगा कि ये कहाँ पे मिलेंगे, कितने समय के बाद, ठीक है। एचसीएफ नहीं बताएगा, एलसीएम बताएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही वह एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं से बारी बारी से कट जाएगी। तो 18 का जो भाज्य गुणनखंड है वो होगा 2 × 3 × 3 और 12 का जो भाज्य गुणनखंड है वो होगा 2 × 2 × 3।
तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा ये क्या निकलेगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, ठीक है, और उसके बाद जो बचे उनको फिर से पूरा उसी तरीके से लिख लो। तो इनका जो एलसीएम होगा 36 होगा, ठीक है। तो जो एलसीएम है 36 है, यानी उस पूरे वृत्त में 36 सेकंड के बाद 36 मिनट के बाद ये दोनों एक जगह और आकर के आपस में मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि 36 एक ऐसी संख्या है जो 18 और 12 दोनों से विभाजित हो जा रही है, ठीक है। तो नीचे मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगेगा, मैं जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। लैंग्वेज में मुंह से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो और इसको लिख लेना कॉपी पे। इन दोनों का समय दिया हुआ है एक एक चक्कर लगाने का, कह रहा है कि कितने समय के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को पुनः मिलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में पुनः तब मिलेंगे जब इन दोनों की एक ऐसी कॉमन संख्या आएगी जो इन दोनों के इस समय के वर्तमान समय से कट जाएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही समय होगा जिस समय पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमने निकाल लिया, एलसीएम आया 36, तो हम जान गए कि 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें तुम लोग लिख लेना, अगर लिखने का बहुत मन होगा तो लिख लेना। मैथ में वैसे लिखने से ज्यादा ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। तो 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न हो गया, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x है और 3 है और 195 है। ये x है, इससे 3 है और 195 है, 3 है और 195 है। फिर 195 से 3 है और y है, 195 से 3 है और y है। फिर उसके बाद y से क्या है, y से 5 है और 13 है। y से क्या है, y से 5 है और 13 है, 5 और 13, ठीक। तो अब इसमें करना क्या तुम लोग, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, पिछली वाली वीडियो में मैंने तरीका नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट बस बता दिया। तो लिखने का तरीका सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तुम लोग इन सबों को स्टेप मान लेना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। अब यहाँ पे देखना कि एट स्टेप 4, इसमें कभी भी नीचे से चलना उचित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जो है, जहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है कि नीचे से ऊपर से, जहाँ पे दिया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर y आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम स्टेप 4, ठीक है, 5 गुणे 13 बराबर y। तो y की वैल्यू आ गई 65, ठीक है। अब इसी तरीके से लिखो फ्रॉम स्टेप 3, फ्रॉम स्टेप 2 लिखो, स्टेप 3 लिखो, फ्रॉम स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या है, 3 इंटू वाई बराबर 195 है। तो 3 गुणे 65, ठीक है, 3 इंटू वाई बराबर 195 है। तो वाई की वैल्यू तो निकल ही गई है, तो वाई की वैल्यू तो अब निकालनी नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब सीधे तुम लोग लिखोगे फ्रॉम स्टेप 2, फ्रॉम स्टेप 2। तो फ्रॉम स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 195 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5, 58। ये तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ गई और ये तुम्हारी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। और लिखने का बहुत मन होगा तो हिंदी में लिख लेना ये स्टेप 4 से और स्टेप 2 से, ठीक है। ये 12वां प्रश्न हो गया। अब 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न देख लो। 13वां प्रश्न लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11। 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 भाज्य संख्याएं हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 धन 3, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्यों?
मैंने अभी कुछ देर पहले एक और सवाल में बताया था कि भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। तो सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे 11 कॉमन लो, 7 इंटू 13 प्लस 1 यानी 11 इंटू 92, ठीक है। तो ये दोनों गुणनखंड आ रहा है, यानी ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों तुम्हारी भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड है, इन संख्याओं का गुणनखंड बन रहा है। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 और धन 1, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 × 25 30, 4 × 3 12, 12 × 7 84 और 30, 84 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 252, तो 2520 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2521। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं भाज्य होंगी। भाज्य क्यों होंगी? क्योंकि इन संख्याओं का भी गुणनखंड बन रहा है, और हमें पता है कि एक के सिवा यदि किसी की संख्या का गुणनखंड बन रहा हो तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। 13वां प्रश्न हो गया, और इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न बचा है 14वां, उसको कर लेते हैं। 14वां प्रश्न कर लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न 14वां इस प्रश्नावली का क्या है उसको भी देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, यह फिर से वही है, गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री जो है उसी के रूप का है। यक्स का है 2 और 3 3 8 1, ये यक्स है और 3 3 8 1 और ये 2 है। फिर उसके बाद 3 है और y है, ये 3 है और ये y है, ये 3 है और फिर y जो है y 2 में है 7 और 161, 7 161 और ये 7 है। फिर उसके बाद 161 है 7 और z, ये 161 क्या है, ये z है और ये 7 है, ठीक है। तो इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे कि सबको स्टेप लिख लेंगे। क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले z की वैल्यू निकालते हैं। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 161 है ये इसका दो गुणनखंड है 7 और z, तो गुणनखंडों को आपस में गुणा करने पर वह संख्या हमें पता है कि प्राप्त हो जाती है। तो लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 5, 7 इंटू z इज इक्वल टू 161। तो z की वैल्यू आ जाएगी 161/7 यानी 2 और 3, तो z की वैल्यू आ गई 23, ठीक है। अब इसी तरीके से y की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो फ्रॉम स्टेप 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई 3381 के बराबर होगा। 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3381, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3381/3 यानी y इज इक्वल टू 1 1 और 2 और 7, ये हो गया y, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब इसी तरीके से तुम्हारा क्या होगा, अब इसी तरीके से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम अब क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, फ्रॉम, वही बात लिखेंगे, फ्रॉम स्टेप 1, फ्रॉम स्टेप 1, स्टेप 2, फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 1 ही लिखो क्योंकि 1 में x की वैल्यू निकालनी है ना। x बराबर 2 इंटू 3381, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 6 7 और 6, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो गुणनखंड वाले वृक्ष में क्या करना है, गुणनखंड वृक्ष में बस ये ध्यान रखना है कि नीचे जितने भी लाइनिंग, जितनी भी ब्रांचेस निकली होंगी उन सभी ब्रांचेस का मल्टीपल उस नंबर के बराबर होगा जिस नंबर से वो ब्रांचेस निकले होंगे, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में हम उस संख्या के बराबर कर देंगे, तो वहां से जो भी एक वैल्यू हमें नहीं दी रहेगी वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो स्टेप 5 से हमने z की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो अब इस प्रश्नावली 1b के जितने भी तुम्हारे प्रश्न थे पहले से लेकर के 14वें तक, उन सभी एक एक प्रश्नों को मैंने करा दिया। अब अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के सवालों के बारे में देखेंगे कि कैसे उन सबों को हल करना है, ठीक है।
इस समय आराम से घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाइए, फ्यूचर बोर्ड सर्च करिए, हमारा चैनल आएगा और आराम से फ्यूचर बोर्ड की हर एक वीडियो को देखिए, हर एक लेक्चर वहाँ पे चल रहा है। और सभी लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो हर एक वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, यानी साइंस, फिजिक्स तो तुम लोग का आगे आएगा 11-12 में, साइंस की प्लेलिस्ट है और उसके बाद कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है और तुम लोग की 1 मिनट नॉलेज यानी 1 मिनट में जानकारी, सभी तुम्हें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो सब मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट है। और भी बाकी सारे शॉर्ट्स की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। मैथ्स के 1 मिनट सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है, इसको भी तुम लोग देखना, ठीक है। तो चलो फिर अब अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए चलो फिर, थैंक यू, चलो थैंक यू।